गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म करना। आवाज़ क्लियर आ रही है, एक बार कंफर्म करिएगा। थैंक यू सूरज सर। ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। गुड आफ्टरनून शुभ्रा। गुड आफ्टरनून अब्बू। ओके चलिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में क्या हुई थी हमारी? एनीवन? लास्ट टॉपिक क्या हम लोग क्या कर रहे थे? कहाँ तक हुआ था? यस, एनीवन? ओके चलिए, ठीक ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीवन? यस, माइकल सैंडल्स। ओके ओके अस्मिता। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ मतलब मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म हमने किया था, इजंट इट? ओके फाइन। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स हमने देखा था, मार्क्सिस्ट देखा था, एंड और क्या देखा था हमने? एनीवन? सिर्फ दो ही देखा था कि और भी था कुछ? ओनली टू या कुछ और भी देखा था हमने? ओके, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म वी हैव गॉन थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनी डाउट टिल हियर? किसी को कुछ भी यहां तक अगर किसको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क। कुछ पढ़ा था, समझ में नहीं आया? ओके यस, अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क। ओके ओके, माइकल वाल्जर एंड माइकल सैंडल, हाँ ऑब्वियसली बात है, इनका हमने वो देखा था क्रिटिसिज्म्स वगैरह, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट दे गॉन थ्रू, ये सब चीज हमने देखी थी। और क्या था? फाइन, चलिए, वी हैव कंप्लीटेड कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, वी हैव गॉन थ्रू द मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म्स, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा? अच्छा, सिंपल सिंपल इक्वालिटी एंड कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, ओके। अच्छा, एनीवन? कोई व्हाट इज सिंपल इक्वालिटी? जस्ट लिख के बताइए कोई, अगर कोई बता सकता है कि व्हाट इज सिंपल इक्वालिटी एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी।
देखो समझो थोड़ा सा, अगर हम कहें सिंपल इक्वालिटी के बारे में, दो चीज देखो, एक तो आया सिंपल इक्वालिटी, इक्वालिटी, और एक हो गया कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। ठीक है, ओके। ये कंसेप्ट किसने दिया था, सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कंसेप्ट? ऑब्वियस सी बात है, इसको दिया था माइकल वॉल्जर ने, माइकल वॉल्जर। ठीक है, माइकल वॉल्जर ने सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कंसेप्ट बताया था। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके फाइन, हाँ आते हैं, कोई नहीं बात, अब हम डिस्कस करते हैं इसको, सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का डिफरेंसेस क्या है। देखो थोड़ा इन चीज़ों को समझो डिटेल में। अगर हम सिंपल इक्वालिटी के बारे में कहें, व्हाट इज सिंपल इक्वालिटी, तो सिंपल इक्वालिटी बेसिकली ये बोलता है कि द थिंग, हमें क्या कहा जाता है कि जो भी चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस आप अवेलेबल है, दैट रिसोर्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, या इक्वली। ये कौन कहता है, आपके जो रोल्स है वो कहते हैं कि भैया जो रिसोर्सेस है, जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि प्रेस्टीज, लव, अफेक्शंस, पॉलिटिकल राइट्स एंड ऑल, दिस शुड बी गिवन इक्वली। ठीक है, ये हर जगह आप इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस ये है। ठीक है, एक तो ये कहते हैं रॉल्स। वॉल्जर बोलते हैं कि भैया इक्वालिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होता है आपका इक्वालिटी जिसको हम लोग सिंपल इक्वालिटी कहते हैं, दूसरी जो इक्वालिटी होती है उसको कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी होती है। सिंपल इक्वालिटी में जैसे सिंपल हम कहें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, जैसे सपोज कर लो इन पर्सनल लाइफ आई माइट लव टू माई पेरेंट्स, आई माइट लव टू माई फैमिली, हम अपने फैमिली अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा लव करते हैं, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर देम। मतलब उनसे हमारे पर्सनल लाइफ में वो हमारे लिए सुप्रीम है, हमारे लिए सुप्रीम है, एंड आई कैन डू वट एवर आई नीड टू डू टू प्रोटेक्ट देम और टू हेल्प देम आउट। वेयर एज वही अगर मैं कहूं अपना प्रोफेशनल लाइफ, अगर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोलूं, तो प्रोफेशनल लाइफ के कंसेप्ट में अगर हमारी फैमिली आएगी, अगर हमारी फैमिली आती है हमारे सामने, और अगर मैं एक ऐसे पोजीशंस में प्रेजेंट हूं जहां पर आई यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस, मैं रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इस केस में मैं क्या करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने फैमिली को, क्योंकि आई यूज टू लव देम, आई यूज टू गिव देम ईच एंड एवरीथिंग व्हाट दे रिक्वायर्ड फ्रॉम एट द पॉइंट ऑफ माय प्रोफेशनल पॉइंट। मतलब प्रोफेशनली मैं उनको वही उसी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता जैसे मैं उनको पर्सनली ट्रीट करता हूं। रादर आई यूज टू गिव दोज रिसोर्सेस टू दोज पर्संस हु आर रिक्वायर्ड, मतलब जिनको जो जरूरत है, जिनको जो जरूरत है, या जो पर्सन्स उस लाइन में लगे हुए हैं। मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, एक गवर्नमेंट सर्विसेज में एक जॉब निकला है, उस जॉब के लिए सब कोई एप्लीकेशंस दे रहा है, तो आई विल सेलेक्ट दोज पीपल हु विल बी मोर एलिजिबल, मैं उनको सेलेक्ट करूंगा ना जो एलिजिबल ज्यादा है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि नहीं ये जॉब है, हमारे जो सिस्टर है या हमारा जो ब्रदर है, मैं कहूंगा नहीं ये काम करो, तुम ये जॉब ले लो, भले ही वो एलिजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एलिजिबल नहीं है, देन ऑल्सो इफ आई एम गिविंग दैट जॉब टू हिम, देन वो क्या होगा, गलत होगा। गेटिंग इट? तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो लोग हैं जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको इक्वली ट्रीट करेंगे, और चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी हमसे वो अलग से रिलेशन रखता है, उससे मैटर नहीं करता है, बट हियर आई विल ट्रीट देम इक्वली। वेयर एज जब हमारे पर्सनल लाइफ में अगर कुछ होगा तो हमारी फैमिली मेंबर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ में आया? अब ये पहला पॉइंट समझा आपने, दिस वन सिंपल इक्वालिटी। ठीक है, तो सिंपल इक्वालिटी जो होती है, सिंपल आम तौर पे लोगों को समान समझता है,
लोगों को समान समझता है और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। क्या जो भी रिसोर्सेस है, जो भी गुड्स है, उसको हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो हमारा पर्सनल लाइफ में हम उसको चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर इंसान को देखने का नजरिया हमारा डिफरेंट होगा, उनका इक्वलिटी जो ट्रीट करेंगे उसका एक अलग नजरिया होगा, और पर्सनल लाइफ में वही चीज मैं अगर हैंडल कर रहा हूं तो उसके लिए हमारा अलग एक नजरिया होगा डिस्ट्रीब्यूशंस का। गेटिंग? ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट जो दूसरा कंसेप्ट है आपका कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी ये बोलता है भाई कि एक इंसान जो है, जो पर्सन्स है, उनके लिए अलग कंसेप्ट होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हर पर्सन्स की जो मॉडर्न लाइफ है उतनी सिंपल नहीं है, रादर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इंसान की जो कॉम्प्लेक्सिटी है काफी ज्यादा डिफरेंट है, हर एंगल में उसको डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करने पड़ते हैं, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इन सेंस में। और इसमें जो इक्वालिटी का मायने हुआ था वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि सोसाइटी में जैसे आप देखोगे कि रॉल्स ने क्या बोला था, रॉल्स ने बोला था कि सोसाइटी में जो इनडिफरेंसेस है, जो सोसाइटी में जो इनडिफरेंसेस है, जिसमें डिफरेंस प्रिंसिपल उन्होंने बताया है, जो इनडिफरेंसेस है, जो इनडिफरेंसेस, दैट इनडिफरेंसेस कैन बी जस्टिफाइड, इन दैट इनडिफरेंसेस कैन बी जस्टिफाइड बाय प्रोवाइडिंग, या तो टैक्सेशन लगा के या बाय प्रोवाइडिंग दोस बेनिफिट्स टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। ये कर रहे हैं आप, या तो उसमें आप टैक्सेशन लगा रहे हो या वीकर सेक्शन को चीजें प्रोवाइड करा दे रहे हो। इससे फायदा क्या हो रहा है कि सोसाइटी में जो इनडिफरेंसेस है उसको आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, रादर क्या कर रहे हो, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। इस चीज को समझो, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो आप। यही मार्क्सिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था रॉल्स को कि भैया आप इनडिफरेंसेस जो है उसको आप वैसे ही रहने दे रहे हो, आप जस्ट उसको जस्टिफाई कर दे रहे हो, उसको हटाने का आपने कोई तरीका नहीं निकाला है। गेटिंग इट? तो ये मसला क्या हो रहा है, इनडिफरेंसेस का मसला, जो डिफरेंस प्रिंसिपल में रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ने कहा। रॉल्स के इसी बात को फिर से क्रिटिसाइज किया गया कि इंसान जो होता है, ये इक्वालिटी की जो बात हो रही है वो सिंपल नहीं है, रादर इंसान आज का मॉडर्न आदमी के पास कॉम्प्लेक्स लाइफ है, और कॉम्प्लेक्स लाइफ में इक्वालिटी के मायने भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इक्वालिटी के मायने भी क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी आ जाती है। इस कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में आप समझो थोड़ा कि इस कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में अगर कोई है तो उसमें पर्सन्स को ट्रीट भी उसी हिसाब से करना चाहिए। इसका उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है तो व्हाई नॉट वी शुड डू दिस थिंग्स। जैसे कि सपोज करो सोसाइटी में हमने कहा कि इनडिफरेंसेस है, इनडिफरेंसेस कैसा है, एक आदमी रिच है और एक आदमी पुअर है या नॉट वेरी रिच। एग्जाम्पल ले लो धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी, और दूसरे हो गए भाई आपने एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब समझो कि ये दोनों पर्सन में देखा जाए तो ही इज वेरी रिच पीपल, बहुत ही रिच, वेयरएज अब देखे डॉक्टर साहब ये उतने ज्यादा रिच नहीं है। गेटिंग इट? बट फिर भी सोसाइटी में इस चीजों को हम रेक्टिफाई या जस्टिफाई कर सकते हैं या उसको इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। इन दोनों को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं कैसे? बाय गिविंग दैट कि ये पर्सन जो है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, इनके पास रेस्पेक्ट है, इनके पास रेपुटेशंस है, सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक हाई डिग्निटरी स्टेटस है, हाई डिग्निटरी स्टेटस। देन ऑल्सो बाय डूइंग दिस वन वी कैन जस्टिफाई दिस वन, कि लोगों के लिए, किसी लोगों के लिए पैसा बहुत जरूरी है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी के लिए पैसे की जरूरत उतनी नहीं है जितनी दूसरे लोगों के लिए है। तो यहां पर जो सोसाइटी, ये जो पर्सन, ये जो आए, ये सर क्या है, ओ करंट चला गया, कोई नहीं, अगर करंट चला गया तो आप लोग का अपना मोबाइल वगैरह होगा ना, ना वो मोबाइल वगैरह में भी अब आप लोग ऑन करके रखो, अगर चाहिए तो वहां से कनेक्ट कर लो सबका, ठीक है, मोबाइल ऑन करके रखो, कोई इशू नहीं है।
आवाज आ रही है अभी सबको? एक बार बताना, देन वी कैन स्टार्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर करंट चली जाए तो हमको बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, देन वी विल स्टार्ट। चलो ठीक है, चलो फाइन। सो हमने क्या कहा कि इन दोनों पर्सन्स में एक जो पैसे से अमीर है और एक जो इज्जत से अमीर है। जैसे बोला था ना, एक इज्जत, शोहरत, पैसा, पैसा, फिर यहां इज्जत और शोहरत। यहां पर ये है, हम पैसे को शोहरत से इक्वलाइज कर सकते हैं। ये यहां पर ये कंसेप्ट दिया जा रहा है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का। इसीलिए माइकल वॉल्जर ने क्या बोला है, जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है बेसिकली ये इनजस्टिस एक हमारे लाइफ के इक्वालिटी के लिए अलग अलग स्फीयर है, अलग अलग स्फीयर है। किसी के लिए इक्वालिटी यहां है, किसी के लिए यहां है। हम लोग इन दोनों को, दोनों हालांकि दोनों अलग अलग डायमेंशंस में है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। क्लियर है अबू यहां तक? एक बार बताना ये कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े। एक बार कंफर्म करना यहां तक समझ में आया कि नहीं सबको, एवरीबॉडी? चलो गुड गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए देख, नेक्स्ट जो हमारा है कि जस्टिस और किसने क्रिटिसिज्म किया। तो हमने सबसे देखा, पहले देखा जो क्रिटिसाइजर है वो है कम्युनिटेरियंस, कम्युनिटेरियंस। उसके बाद वी हैव गॉन थ्रू द मार्क्सिस्ट एंड थर्ड मार्क्सिस्ट हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो आज का जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइजर है वो है लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन। ये लिबर्टेरियन है, या जो लिबरल व्यूज के जो लोग हैं लिबर्टेरियन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं वो हैं रॉबर्ट नोजिक। इनका नाम है रॉबर्ट नोजिक। नोजिक, ध्यान रखना ये नहीं पूछेगा डिटेल में आपको, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया इनके बारे में होना चाहिए, रॉबर्ट नोजिक के बारे में। ठीक है, थोड़ा रॉबर्ट नोजिक के बारे में आइडिया होनी चाहिए। इसको थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए, लिबर्टेरियन क्रिटिसिज्म्स, लिबर्टेरियन क्रिटिसिज्म्स, क्रिटिसिज्म्स। नीचे लिखो बाई रॉबर्ट नोजिक, NOZIK, नोजिक। बाई रॉबर्ट नोजिक। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है क्या है। देखो रॉबर्ट नोजिक जो है, रॉबर्ट नोजिक, ही इज बेसिकली ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रॉल्स। वो रॉल्स के काफी अच्छे दोस्त हैं, ये काफी अच्छे मित्र हैं। और आपस में तो अच्छे मित्रता होगी ही, बट ही इज ऑल्सो ए क्रिटिसाइजर ऑफ रॉबर्ट, मतलब रॉल्स। रॉल्स की जो उन्होंने जो थ्योरी कंसेप्ट दिया था, रॉल्स के बारे में जो बोल रहे हैं वो रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक बोल रहे हैं कि रॉल्स की जो थ्योरी है एंड स्टेट, रॉल्स की जो थ्योरी है एंड स्टेट जस्टिस के बारे में, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। वो क्या है हम लोग आएंगे। रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं
कि रॉल्स बोलते हैं कि भाई आप जो इंसान है, जो चीजों का जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाए, सपोज करो जो टैक्स, आप डिफरेंस प्रिंसिपल में जो टैक्स लगाने की बात कर रहे हो, ठीक है, आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हो। रॉल्स बोलते हैं कि अगर कोई चीज सोसाइटी में डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंस को वी कैन जस्टिफाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? बाय पुटिंग टैक्सेस ऑन दोज पीपल हु इज अर्निंग मोर, जो पैसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगा के हम क्या करेंगे, वो जो अमाउंट है, जो अमाउंट जो कलेक्ट होगा, टैक्स का जो अमाउंट कलेक्ट होगा, दैट अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर पीपल्स। तो अब ये इंसान इतना ज्यादा अगर अर्न कर रहा है तो ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं लोगों के अंदर में, तो इसका हम ये डिफरेंस जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंस क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें जो आपके रॉबर्ट नॉजिक है वो बोल रहे हैं ये पूरी सरासर गलत है। कैसे कर सकते हो बताओ? आप एक इंसान जो इतनी मेहनत करके दिन में 12-12, 15-15 घंटे काम करके वो पैसे कमाता है, इतना हार्ड अर्न मनी अर्न करता है, और उस पैसे पे आप टैक्स लगा के किसी दूसरे को दे देते हो जो शायद लायबल नहीं होगा। सिंपल सा है ना, ये इनका विचार है, हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखना। तो रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि जो आप जो रॉल्स बोल रहे हैं डिफरेंस प्रिंसिपल में, कि जो पैसे जो ज्यादा अमीर लोग हैं उनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और टैक्स के पैसे हम कहां देंगे, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो गरीब लोग हैं। रॉबर्ट नॉजिक को ये गलत लग रहा है, ये गलत है। पहला चीज वो कह रहे हैं कि ये जो मेथड है ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। दूसरा कंसेप्ट रॉल्स का ये है कि एंड स्टेट जस्टिस। एंड स्टेट जस्टिस ये क्या है? एंड स्टेट जस्टिस भी रॉबर्ट नॉजिक ये रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं इस बेसिस पर। एंड स्टेट जस्टिस बोलता है कि, एक सेकंड, एंड स्टेट जस्टिस में ये बोला जाता है कि व्हाट एवर जस्टिस यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट एवर जस्टिस यू आर प्रोवाइडिंग, सपोज करो आप ये जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो किसी इंसान को, सम इंडिविजुअल को, ये जो जस्टिस आप इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या ध्यान में रख रहे हो? ये ध्यान में ये रख रहे हो कि उस इंडिविजुअल की बेनिफिट कैसे होगी। रॉल्स तो इंडिविजुअलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, एंड एट द एंड इसको हम उसमें भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्टेट एट द एंड मतलब क्या बेनिफिट हो रहा है, स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब एंड एट द एंड स्टेट शुड ऑल्सो बिकम जस्टिफाइड। इसको आप कुछ वैसे समझ लो कि जो भी चीज आज हम प्रोवाइड करें किसी सोसाइटी में, उसका मूल एंड मतलब अंत क्या होना चाहिए? अंत ये होना चाहिए कि जो भी चीजें यहां पर दी जा रही है वो हमारा स्टेट को भलाई होना चाहिए, या कंट्री शुड बेनिफिट फ्रॉम दैट वन। ये कंसेप्ट है। नॉर्मली ये रॉल्स का कंसेप्ट है कि दैट एक इंडिविजुअल को दे रहा है, इंडिविजुअल को देंगे तो एट द एंड क्या होगा, स्टेट हमारा जस्टिफाइड होगा, जो भी आज जो हम कर रहे हैं। एंड क्या होना चाहिए कि स्टेट शुड ऑलवेज बी बेनिफिटेड, इंडिविजुअल्स देन सारे इंडिविजुअल मिलके दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ द स्टेट। रॉल्स मतलब रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं ये भी गलत है। असल में आज जो चीजें हो रही है, ये आज की बात नहीं है, रैदर हिस्ट्री में जो चीजें हुई है उसका रिजल्ट आज है, प्रेजेंट। थोड़ा सा ये टेक्निकल है बट थोड़ा इसको समझो आप। रॉबर्ट नॉजिक पहला तो कंसेप्ट समझ में आया कि रॉबर्ट नॉजिक क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो टैक्स के ऊपर में जो डिफरेंस प्रिंसिपल रॉल्स बोल रहे हैं कि इसके ऊपर टैक्स लगा के हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हम इसको जस्टिफाई कर देंगे, इट इज फाइन। रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। अब क्योंकि रॉल्स जो है वो एक तरह के कैपिटलिस्ट है तो उनका विचार ये है कि टैक्स वगैरह लगा के वो करेंगे। वेयर एस रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। एक आदमी जो पैसे अर्न कर रहा है, इतना हार्ड अर्न मनी है, उसको आप किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते, रैदर ये बोल रहे हैं कि लोगों का आज जो स्टेट है, आज जो गरीब अमीर जो भी है, वो आज इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके चलते आज वो ऐसे हैं। मतलब हिस्टोरियंस जितने भी हिस्ट्री के टीचर हैं वो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि
पिछला जो हमारे जो हुए हैं पास्ट, उनको पढ़ के हम समझ सके, आगे इस चीजों में उसको वो नॉलेज को इंप्लीमेंट कर सके, वहां पर जो गलतियां हुई है उस गलतियों को यहाँ ना हो, यहाँ पर सुधारा जाए, ये है। दूसरा, ये अपने बारे में समझने का भी हेल्प करता है हिस्ट्री। तो अब समझो, रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं कि आप हिस्ट्री में जो भी गलतियां किए हो या जो भी आपने हिस्ट्री में किया है, वही चीज आज प्रेजेंट में आपको मिल रही है। तो आज का जो स्टेट है आपके हिस्ट्री के चलते हैं, पहला। रैदर आप ये इस तरह से टैक्सेशन इंपोज करके चीजों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? एक बार कंफर्म करना यहां तक समझ में आएगी नहीं? एनीवन? एवरीबॉडी, इसको कंफर्म करना, सबको समझ में आया पॉइंट? ओके, फाइन। तो रॉबर्ट नॉजिक दो हैं। रॉबर्ट नॉजिक एक तरह के लिबरल क्रिटिक्स हैं, लिबरल क्रिटिक्स, और कहीं ना कहीं वो रॉल्स के दोनों कंसेप्ट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें उन्होंने बाद में एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी का नाम है एंटाइटलमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं एंटाइटलमेंट थ्योरी। एंटाइटलमेंट थ्योरी, ये इंटाइटलमेंट थ्योरी में कह रहे हैं कि जो भी चीजें आप जो पैसे जो अर्न कर रहे हो, जो उसके ऊपर में स्टेट शुड नॉट पुट टैक्सेस एंड ऑल दोस थिंग्स, रैदर जो भी चीजें आप जो इकट्ठा कर रहे हो, वो इकट्ठा उन्होंने बताया था कि कैसे आप एक्वायर करोगे, एक्विजिशंस कैसे होगा, फेयर एक्विजिशंस होगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारा चीज होगा। बट वो बोल रहे हैं कि इंटाइटलमेंट थ्योरी शुड बी अप्लाइड रैदर देन ये टैक्स का मसला। टैक्स ना करके आप क्या दो, इंटाइटलमेंट थ्योरी दो, जिसमें आप पैसे को, अगर इंसान कोई अर्न कर रहा है, पैसे कोई कमा रहा है या पैसे इकट्ठा कर रहा है, वो इकट्ठा करने का तरीका अगर सही है, इकट्ठा करने का तरीका अगर सही है, देन इट इज गुड, दैट कैन बी जस्टिफाइड। ना कि रोल्स जैसा टैक्स इंपोर्ट करके आप इंपोज करवा दो। ठीक है, समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए लिबर्टेरियन क्रिटिक्स के बारे में। लिखो, Rawls has also been criticized. Rawls has also been criticized by various libertarian critics. Rawls has also been criticized by various libertarian critics which include Robert Nozick. रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक ने एक किताब लिखी थी, जिसमें बेसिकली जो किताब का नाम था एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये उस किताब का नाम है जो रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा था। लिख लीजिए थोड़ा सा। रॉबर्ट नॉजिक is a Harvard professor. Robert Nozick is a Harvard professor who was one of the most influential, who was one of the most influential political philosophers, who was one of the most influential political philosophers
along with John Rawls. Along with John Rawls. Full stop. In his book, next point, in his book, Anarchy, State and Utopia, in his book Anarchy, State and Utopia, he criticized Rawls. He criticized Rawls' theory of justice. He criticized Rawls' theory of justice on various prospects. On various prospects. Full stop. Here Robert Nozick, divide justice. Here Robert Nozick divides justice in two parts. That is number one, end state principle. That is number one, end state principle. End state principle. And this second, historical principle. End state principle and historical principles. Full stop. According to him, according to Robert Nozick, Rawls' justice is end state justice. According to Robert Nozick, Rawls' justice is end state justice. Rawls' justice is end state justice. That is, he stated that Rawls gave more importance to the individuals but at the end the justice should support the benefits of the state. Justice should support the benefit of the state. Means the justice, in whatever form it is delivered, means
the justice in whatever form it deliver should benefit the state at the end, should benefit the state at the end. एंड स्टेट जस्टिस का मतलब आप समझो नयन ये हो रहा है कि यहाँ पर जो जस्टिस जो है ना, जैसे जैसे रॉल्स ने क्या बोला, एंड स्टेट प्रिंसिपल रॉल्स ने क्या बोला कि यहाँ पर इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, वट एवर जस्टिस यू आर प्रोवाइडिंग टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो इंसान जरूरी है, वो इंसान को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, दैट पर्टिकुलर मैन इज बीइंग बेनिफिटेड और नॉट, ये आपका इसमें कहा जा रहा है रॉल्स की थ्योरी में। जबकि रॉबर्ट नॉजिक जो है वो बोले कि इसमें दो प्रिंसिपल आते हैं, दो प्रिंसिपल है, दो टाइप के जस्टिस हैं, एक तो हो गया एंड स्टेट जस्टिस और दूसरा है आपका हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, मतलब एंड स्टेट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। एंड स्टेट प्रिंसिपल में ये कहा जा रहा है कि जस्टिस जो भी दिया जा रहा है, जस्टिस जो भी दिया जा रहा है, ठीक है आप इंडिविजुअल को ही दे रहे हो, बट एट द एंड माइंड में हमेशा क्या होना चाहिए, माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि देश का भलाई होना चाहिए उस चीजों से। मान लो आप कोई जजमेंट दे रहे हो और दैट जजमेंट इज बेनिफिट फॉर दैट इंडिविजुअल बट इट इज नॉट, इट इज हार्मिंग द स्टेट, इट इज हार्मिंग द स्टेट, देन इट इज रॉन्ग, वो जस्टिस डिलीवर नहीं हो सकता, वो जस्टिस को नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में है नयन? ये वाला पॉइंट समझे? मतलब द जस्टिस वट एवर यू आर गिविंग दैट शुड बेनिफिट द स्टेट, एट द एंड क्या जाना चाहिए, बेनिफिट स्टेट को होना चाहिए। क्लियर है? थोड़ा सा इसी पॉइंट को लिख लो। रॉबर्ट नॉजिक डिमांडेड दैट, रॉबर्ट नॉजिक डिमांडेड दैट only if the end result is satisfactory, if the end result is satisfactory, then it can be held, if the end result is satisfactory, then it can be held that justice will be the result of distribution. It can be held that justice will be the result of the distribution. Full stop. He also stated that only the end result principle, he also stated that only the end result principle can tell us what would be the exact nature of justice. Can tell us that what would be the exact nature of justice. Full stop. Robert Nozick stated that if the procedure of distributions, Robert Nozick stated that if the procedure of distribution is incomplete or defective, or cannot assure us, is incomplete or defective, or cannot assure us justice, then the procedure can be changed.
then the procedure can be changed. Full stop. नेक्स्ट लिख लीजिए हिस्टोरिकल प्रिंसिपल. हिस्टोरिकल प्रिंसिपल लिखो. In his historical principle, Robert Nozick stated that the justness or unjustness, Robert Nozick stated that the justness or unjustness or the injustice can only be decided, the justness or the unjustness can only be decided by the fact that it is based upon the history or not, by the fact that it is based upon the history or not. He also stated that, ये लाइन समझ में आया, is based upon the history or not. नयन आपके ज्योतिषमय अबू नोवो है, छुट्टी तो नहीं मारा. नोवो चेतना, ये लाइन समझ में आया जो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल है. क्या स्टेटमेंट है? द जस्टिस और द अनजस्टिस कैन बी डिसाइड इफ रेदर या इट इज बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री और नॉट. इट इज बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री और नॉट. देखो ये जो पॉइंट, पहले ये बताओ ये चीजें पॉइंट क्लियर हुई कि नहीं सबको? चाहो तो इसमें लिख सकते हो या हाँ अच्छा समझ में आया पक्का? गुड. मतलब कि ये चीजें सही है या गलत है इसका हम डिसाइड, या जस्टनेस है, मतलब मान लो ये जो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही है कि गलत है, इसको कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? इसको हम डिसाइड कर सकते हैं हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री में अगर वो चीजें हुई है देन इट इज गुड. अगर वैसा ही हुआ है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. बट अगर हिस्ट्री में उल्टा हुआ है और हम कुछ और कर रहे हैं तो वो उसका जस्टिस नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो सकता. ये इस प्रिंसिपल में वो कहते हैं. ये उनका विचार है, हमारे नहीं है. ठीक है. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट, ये पॉइंट समझ में आया, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया. लिख लो थोड़ा सा क्या उनका अपना स्टेटमेंट है. गुड गुड गुड. क्या स्टेटमेंट है उसका लिख लो. लिखो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अच्छा आ रहा है. देखो कौशिक इसमें आपका क्या बोल रहे हैं, वो जो रॉबर्ट नोजिक क्या बोल रहे हैं. रॉबर्ट नोजिक दो प्रिंसिपल देते हैं. रॉबर्ट नोजिक एक तो क्रिटिसाइज करते हैं किसके ऊपर में, उस इंसान के ऊपर में, रॉल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. रॉल्स का क्रिटिसिज्म किसके ऊपर में कर रहे हैं? रॉल्स का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई जो आप जो डिफरेंस प्रिंसिपल जो कह रहे हो, डिफरेंस प्रिंसिपल के थ्रू जो आप टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हो, टैक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हो, जिससे आप जस्टिफाई कर रहे हो, ये सरासर गलत है. ये चीजें सही नहीं है. इस चीज मतलब इस कंसेप्ट को, इस डिफरेंसेस को वो कहीं ना कहीं, या जस्टिस कैसे डिसाइड होता है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए, इस चीज को लागू करने के लिए वो दो प्रिंसिपल देते हैं. कौन सा? एक वो कहते हैं कि एंड स्टेट जस्टिस, और दूसरा प्रिंसिपल क्या दे रहा है? हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स. वो ये कह रहे हैं कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, जो कंसेप्ट है, ये देता है इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देता है, कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट, उसको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं. वेयर एज जो रॉबर्ट नोजिक है वो कह रहे हैं कि इसमें पहला प्रिंसिपल आता है, पहला प्रिंसिपल एंड स्टेट जस्टिस.
मतलब आप जो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो उसका एट द एंड क्या हो रहा है, एट द एंड उसको बेनिफिट स्टेट को हो रहा है कि नहीं, एट द एंड वो बेनिफिट स्टेट को हो रहा है कि नहीं, पहला। चलो ठीक है, अगर वो चीजें स्टेट को हो रही है देन इट्स फाइन, इट इज जस्टिस। दूसरा दूसरा वो दे रहे हैं हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, मतलब दूसरे प्रिंसिपल में डिसाइड करने का बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल प्रिंसिपल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं जस्टिस को, ये जस्ट है कि नहीं या अनजस्ट है कि नहीं। अनजस्ट अगर वो कहे तो कौन सी चीज जस्ट है, मतलब कौन सा चीज सही है, मतलब ये चीज सही है ये चीज गलत है। सही और गलत का डिसीजन कैसे ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, इसको आप सिंप्लीफाई में ऐसे कर लो। मान लो आपके घर में आपको बताया गया होगा कि पेरेंट्स वगैरह के पैर छूना जरूरी है, मतलब पैर छूते हैं, वो पूरे फैमिली में ही चलता आ रहा है, उनको आदर सत्कार रेस्पेक्ट देते हैं, फाइन। अच्छा ये अगर नहीं दोगे तो क्या गलत हो जाएगा, या वो पेरेंट्स क्या झुक जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आपसे नीचे हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। आप ये जो उनको पैर छू रहे हो, उनको आदर रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? इसके पीछे कहीं ना कहीं कौन सी विचार है? विचार ये है कि भैया पास से ही चला आ रहा है, जैसे पूजा करना। ठीक है, कुछ लोग जो नास्तिक लोग हैं वो तो नास्तिक है ही है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो पूजा तो कर रहे हैं बट उन्हें मालूम नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये विचार होता है कि भैया घर में करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। हाँ आएंगे आएंगे, इंटाइटलमेंट थ्योरी भी आएंगे, हालांकि उतने डिटेल में नहीं है सैदुल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी विल डिस्कस। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपका जो आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। साड़ी पहन के बड़े लोग आए तो साड़ी पहन के उनको रेस्पेक्ट करना ये चीज सही है, इट शुड बी एटिकेट एंड शुड बी मैनर इंडियन सोसाइटी में। तो ये कैसे हम जस्टिफाई करें ये सही है, क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री से देख रहे हैं कि हिस्ट्री में हमारा यही हो रहा है, ये चीजें सही है, और इसी को हम क्या करें, सही सही आदर है, सही उसने सही तरीके से हमारे सामने पेश आया, या उसका बिहेवियर सही है। क्यों हम बोले वो सही है वो गलत है? क्योंकि हिस्ट्री में यही होता हुआ आया है, ऐसे ही आया है। बड़ों का आदर, बड़ों को गुरुजन होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना होता है, बड़े लोग जो उनको आदर करना होता है, ये हमें सिखाया गया है हिस्ट्री से, मतलब इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। तो क्या चीज सही है क्या गलत है हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अपने हिस्ट्री से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीजें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा इन्फ्लुएंस है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से, हिस्ट्री में क्या हुआ है वही चीज विचार हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म है, वो कहां से आया है? हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से। हमारे देश में सब कोई मिलकर रहता है, वो चीजें वहीं से लेकर आए हैं। तो ये रॉल्स बोल रहे हैं, मतलब रॉबर्ट नोजिक बोल रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल है वो आपको बेहतर बता सकता है कि भैया आपका क्या चीज सही है और क्या गलत है। हिस्ट्री लोग इसीलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में अभी प्रेजेंट सिचुएशन को क्या ये चीजें सही हो सकता है या गलत हो सकता है, क्योंकि ये नया नया अगर चीज कर रहे हैं तो हम कैसे मालूम चलेगा? हिस्ट्री में अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये सही है या गलत है। समझ में आया कौशिक? ये पॉइंट दोनों, एंड स्टेट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, एक एक पॉइंट करके जाते हैं। हालांकि इतने हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, बट फिर भी थोड़ा सा यू शुड अंडरस्टैंड। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं ये दोनों पॉइंट, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स और ये प्रिंसिपल और एंड स्टेट प्रिंसिपल? आते आते अब उसको उसको क्लियर करेंगे, अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं है इंटाइटलमेंट थ्योरी, अभी अबू हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी तो दो प्रिंसिपल आते हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आएंगे आएंगे, ये दोनों इंक्लूड होगा कि नहीं होगा वो बात करेंगे ना। ये पहले यहां तक पहले समझ में आया, दो प्रिंसिपल, एक तो एंड स्टेट प्रिंसिपल और दूसरा हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, इसको पहले लिख लो। ये दोनों अलग है, ठीक है। लिख लीजिए क्या लिखा, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होल्ड दैट, उनके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होल्ड दैट
hold that past circumstances, hold that past circumstances or action of people, past circumstances or action of people can create differential entitlement, can create differential entitlement or differential desert to things, or differential deserts to things. Deserts to things, full stop. If a scheme or distributive system is unjust, if a scheme or distributive system is unjust, then it can be rectified, then it can be rectified. इसीलिए उन्होंने रेक्टिफिकेशन प्रिंसिपल दिया था. It can be rectified if required or possible. Hence here Robert Nozick gave a point of development. Here Robert Nozick gave a point of development. Gave a point of development. ठीक है, यहां तक समझ में आया? चल, नेट स्लो है. अच्छा, नहीं, ठीक है. मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका जो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल में हम चीजों को देखेंगे, उससे सीखेंगे. जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हुआ है पास्ट में, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जस्टिफाई कर रहे हैं. उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी से सीख कर हम अपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल लगाएंगे, जिसमें जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया सकती है. हिस्ट्री में जो हुआ है उसी से सीखेंगे, और वो अगर उस हिसाब वहां पर अगर सही हुआ है, सही रिजल्ट आया, तो वही चीज डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट कर देंगे. बट अगर उसमें बट अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, जैसे बोल देंगे उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल को अप्लाइड जो कर रहे हैं आप, अगर वो प्रिंसिपल अप्लाइड कर रहे हैं हिस्ट्री से सीख कर, और वो कुछ गलत रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें हम उस रिजल्ट को या उस प्रिंसिपल को या उस प्रोविजन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या उस तरीके को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सो दैट वो अप्लाइड हो सके अभी इन रिसेंट टर्म्स में, या रिसेंट सिचुएशंस में भी वो अप्लाइड हो सके. मतलब यहां पर रेक्टिफिकेशन का चांसेस है. रॉबर्ट नोजिक कह रहे हैं कि अगर हिस्टोरिकल प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो तो उसमें रेक्टिफिकेशन का चांस है, वो चीजें सही है, वो चीजें सही है. आप वहां से आप रेक्टिफाई करिए, और रेक्टिफिकेशन में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं. तो ये नहीं है कि हिस्ट्री में जो पास, जैसे मान लो सती राइट हो गया फॉर एग्जांपल, सती राइट, तो पहले सती का प्रथा चलता था, जिसमें औरतें उनके पति मरने के बाद वो भी जल जाती थी. तो ये गलत है ना, उनको भी जलाया जाता था, ये गलत है पूरी तरह से. तो उसको रेक्टिफाई किया, वो सही किया गया. वो चीजें गलत थी तो उसको हटा दिया गया. मतलब हिस्ट्री में अगर कुछ गलत हुई है तो उसको हम हटा देंगे, रेक्टिफाई करेंगे. बट अगर उसमें कोई चीज ऐसे सही है, अच्छा चीज, अच्छा काम चल रहा है, या अच्छे प्रोसेसेस हैं वहां पर, अच्छे तरीके हैं, तो उसको हम अप्लाइड करेंगे एज इट इज. ठीक है, समझ में आया रेक्टिफिकेशन का? फाइन. तो इसमें हमने यही लिखवाया था, उनका जो स्टेटमेंट था उसको लिख लीजिए थोड़ा सा, जो अगर जिनका छूट गया होगा. हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस,
holds that historical principle of justice holds that past circumstances or actions of people can create differential entitlement or differential deserts to things things, things. Full stop. If a scheme or distributive system is unjust or defective, then this can be rectified. If possible, and in this way the distributive process move from one stage to another stage. ठीक है, देखो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो कि रेक्टिफिकेशन, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट्स वगैरह में रेक्टिफाई करती है। जैसे अभी फार्म बिल में रेक्टिफिकेशंस हुआ है कि पुराने जो गलतियां हुई थी उस गलतियों से हमने सीखा और हमें जब जरूरत पड़ी कि उस गलतियों को हमें ठीक करना चाहिए तो हम आज ठीक कर रहे हैं उसको। तो ये सही है, इसमें रेक्टिफिकेशन की पॉलिसी और प्रोविजंस है कि आप किसी चीज को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये दोनों प्रिंसिपल में रॉबर्ट नॉजिक ने डिस्क्राइब किया था इस दोनों चीज को। ठीक है, अब वो समझ में आया दोनों प्रिंसिपल। एक बार कंफर्म करना यहां तक क्लियर है कि नहीं। एक बार इसको कंफर्म कीजिए क्लियर है कि नहीं। अच्छा एक सेकंड, एक वीडियो रुक गया, वहां नेट का थोड़ा मसला होगा। अच्छा एक इसको सही कर लो ना। एक बार अभी क्लियर हुआ यहां तक? बफरिंग तो नहीं हो रही है वहां? चलिए ठीक है, अगर दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गया देन इट्स फाइन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है, ठीक, ओके फाइन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इंटाइटलमेंट थ्योरी। देखो यहां तक समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? चलो आगे देखते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी क्या है। हालांकि ये नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए है क्या।
इंटाइटलमेंट या इंटाइटलमेंट थ्योरी। देखो, इंटाइटलमेंट का मतलब होता है किसी को मतलब प्रदान करना या जो मिलना, बेसिकली इसको जो भी हिंदी समझ लो, मतलब आपको मिलेगा, जो आपका है आपको मिला हुआ है। अच्छा, बफरिंग लिख लो, फिर लास्ट लाइन जो है उसको लिख लीजिए आप लोग पॉइंट में। लास्ट लाइन लिख लो, इफ ए स्कीम और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, if a scheme or distributive system is unjust or defective, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, वैसा कोई इशू नहीं है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। if a scheme or distributive system is unjust or defective, then this can be rectified, if possible or removed. This can be rectified if possible or removed, and in this way the distributive process moves from one stage to another, or from one scheme to another. Or from one scheme to another. ठीक है, चलिए कोई नहीं, आते हैं अपने इंटाइटलमेंट थ्योरी के ऊपर में। लास्ट है, इंटाइटलमेंट थ्योरी क्या बोलता है। देखो, इंटाइटलमेंट थ्योरी कि आपका अधिकार या आपको क्या चीज मिल रहा है। जैसे सपोज करो कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, अमीरों के पास बहुत पैसा है, जैसे धीरू भाई अंबानी ले लो, और गरीबों के पास नहीं पैसा है, ठीक है, पैसे नहीं है, बहुत लोग अलग अलग स्टेजेस में हैं। तो कहा ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट नोजिक जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, ये जो भी प्रॉपर्टी वेल्थ वगैरह का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल को कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल है ना, इसका आप ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा उसने बहुत मेहनत से अर्न किया है और आप उस पैसे को निकाल के डिफरेंस प्रिंसिपल जो रॉल्स दे रहे हैं उसके थ्रू सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और इसको कहोगे कि ठीक है ये जस्टिफाइड हो गया। ऐसा सही नहीं है। अगर वो इंसान ये जो वेल्थ क्रिएट किया है और जो भी उसके प्रॉपर्टी वगैरह उसका क्रिएशंस है, अगर वो प्रॉपर्टी और वेल्थ जो भी क्रिएट किया है वो सही तरीके से क्रिएट किया है, उसमें किसी को उसने खून नहीं किया है, किसी का लूटा नहीं है, अपने ईमानदारी से चीजों को इकट्ठा किया है, देन इट इज गुड। उससे हमें वो चीज छीनने का कोई अधिकार नहीं है, स्टेट नहीं छीन सकता उसको। मतलब अगर उसने मेहनत करके वो पैसे कमाए हैं, सारी मेहनतें वो अच्छे तरीके से किया है, वो 3 प्रिंसिपल भी देते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी में कि इन तरीकों से अगर उसने कमाए हैं तो वो सही है। तो रॉबर्ट नोजिक बोल रहे हैं कि इंटाइटलमेंट थ्योरी में जो अपने आपके जो उनका जो उन्होंने जो बुक लिखी थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, उसमें इन्होंने ये थ्योरी का जिक्र किया है। उसने बोला है कि अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी अर्न कर रहा है और उसके पास प्रॉपर्टी है और वो उसको सही तरीके से वो अर्न किया हुआ है, देन स्टेट को इसमें लेने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, इस प्रिंसिपल को वो इस थ्योरी को वो जस्टिफाइड करते हैं 3 प्रिंसिपल देकर। वो तीनों प्रिंसिपल बोलते हैं कि अगर कोई इंसान इस तरह से पैसे को इकट्ठा या अर्न किया है, देन स्टेट को हक नहीं बनता है उसके सारे प्रॉपर्टी या उसके पैसे को किसी भी तरह का टैक्स इंपोज करना और उसको देना। ठीक है, ये पॉइंट यहां तक समझ में आया।
एवरीबॉडी इसको बताना ये पॉइंट। ओके चलिए ठीक है, तो इसमें एक बार कंफर्म करो ये चीजें, ये पॉइंट समझ में आई तो आगे बढ़ा जाएगा। ओके ठीक है ज्योतिष में, तो इसमें अब जो पहला प्रिंसिपल, वो जो आपके जो रॉबर्ट नॉजिक जो दे रहे हैं वो बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशंस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशंस, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर, दूसरा प्रिंसिपल। ठीक है, तीसरा जो प्रिंसिपल बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन इन केस ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस या अनजस्टिस। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशंस, दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर, एंड तीसरा जो आता है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, प्रिंसिपल इन होगा नॉट ऑफ, प्रिंसिपल इन रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, तीन प्रिंसिपल हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी एक बार इसको चाहो तो लिख सकते हो ये तीनों पॉइंट। ठीक है, ओके फाइन। देखो इंटाइटलमेंट थ्योरी में रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान कोई पैसा अर्न करता है और उसके पास वो पैसा है, अमीर बन गया है, तो अगर अमीर बना हुआ है तो भाई अगर वो अमीर जाहिर सी बात है कोई प्रॉपर्टी लेकर ही अर्न किया है, पैसा कमाया है, उससे अमीर बना है वो, जैसे धीरू भाई अंबानी ले लो। अब मसला ये है कि धीरू भाई अंबानी का पैसा क्या हमें लेना चाहिए या छीन लेना चाहिए, छीन के हम सारे लोगों गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये हो सकता है। रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं कि अगर वो पैसा उसने अर्न किया है और पूरे जस्टिस साफ सुथरे तरीके से उसने वो पैसा अर्न किया है, कोई गलत काम उसने नहीं किया है और गलत काम नहीं करके उसने पैसे अर्न किए हैं, जो भी पैसा उसने अर्न किया, किसी को धोखा नहीं दिया, चोरी नहीं किया, डाका नहीं डाला और वो पैसा अर्न किया है, देन he is entitled to earn that money, he is entitled to hold या entitle those property। वो पैसा वही रखेगा, वो धीरू भाई अंबानी ही रखेंगे, क्योंकि उन्होंने वो पैसा अर्न किया है बाय ए फेयर मींस, जस्ट तरीके से उसने अर्न किया है। जैसे कोई डॉक्टर, मान लो डॉक्टर कोई बहुत मेहनत करके उसने डॉक्टर बना और डॉक्टर करके अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके वो पैसे अर्न कर रहा है। कोई किसी को ऐसा नहीं कि किसी की किडनी बेच दिया, किसी का हार्ट बेच दिया, वैसे बेच के नहीं, बाकायदा साफ सुथरे तरीके से मेहनत करके पैसा कमा रहा है, तो वो पैसे के ऊपर में उसी का अधिकार होता है, उसमें स्टेट नहीं ले सकता उस पैसे को, या नहीं लेना चाहिए। पहला प्रिंसिपल समझ में आया? ठीक है, क्लियर? हाँ, तो जो भी लोग सही तरीके से पैसा अर्न कर रहे हैं, देन दैट मनी शुड बी विथ देम, स्टेट नहीं कि वो पैसा लेके चल दिया। ठीक है, पहला।
दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? दूसरा प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी तो अभी है नहीं, अब धीरू भाई अंबानी अपना जो पैसा है ट्रांसफर कर दिए दूसरे लोगों को, अपने बेटों को ट्रांसफर कर दिया। ये जब उन्होंने ट्रांसफर किया, ये जब उन्होंने ट्रांसफर किया तो क्या उस ट्रांसफर के टाइम पे, क्या उस ट्रांसफर के टाइम पे जो ट्रांसफर हुआ है वो जस्ट तरीके से हुआ है कि नहीं? मतलब इसको फिर से समझो, जैसे पैसा जो दिया गया, धीरू भाई अंबानी ने अपने पैसा मुकेश अंबानी को दिया, जबकि सपोज करो उनका अनिल अंबानी जो है वो भी उनके लड़के हैं। अनिल अंबानी ज्यादा काबिलियत रखते थे मुकेश अंबानी से, उनको वो जाना चाहिए था, उन्होंने बहुत मेहनत किया कंपनी को खड़ा करने में, और वो पैसा ट्रांसफर कर दिया मुकेश अंबानी को, धीरू भाई अंबानी, तो ये गलत है। मतलब ये ट्रांसफर के टाइम में जस्टिस नहीं हुआ है, ये जस्टिस अनजस्टिस हुआ है। किसके संग? अनिल अंबानी के संग। तो यहां पर जस्टिस ये सही नहीं है, तो इस चीज को स्टेट रेक्टिफाई करेगा, उससे लेके उनको देगा। बट अगर वो जस्टिस है, मुकेश अंबानी ही लायबल थे इतने पैसे लेने के, तो अगर उनको ही दिया गया है तो इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आया? तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, पैसा जो अर्न कर रहे हो वो जस्टिस सही तरीके से अर्न कर रहे हो कि नहीं। दूसरा, पैसा जो आप कहीं ट्रांसफर, सपोज करो किसी को एसेट दिया जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ट्रांसफर जो है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, जस्ट तरीके से हुआ है कि नहीं। और तीसरा जो बचता है प्रिंसिपल इन रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन इन इनजस्टिस। ये क्या है? देखो, ये तभी अप्लाई होगा जब ये और ये अप्लाई सही से नहीं हुआ है। मतलब इट इज जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें क्या बोलता है, इफ दिस इज अप्लाइड देन, इफ दिस इज अप्लाइड देन दिस कैन बी अप्लाइड। यहां पर यह कहा जा रहा है इस प्रिंसिपल में कि अगर ये दोनों प्रिंसिपल सही से अप्लाई हुआ है, मतलब जो एक्विजिशन हुआ वो भी जस्ट तरीके से हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ वो भी जस्ट तरीके से हुआ है, अगर दोनों सही से हुआ ही है तो इसको जरूरत ही नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम इसको देंगे, यहां तो देने का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर ये प्रिंसिपल अप्लाई करने का। बट अगर ये दोनों नहीं हुआ है, दोनों नहीं हुआ है, तो ये हमें लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? उसको रेक्टिफाई करेंगे। क्या रेक्टिफाई करेंगे? जो अनजस्ट हुआ है या इनजस्टिस हुई है उसको जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे, उसको इनजस्टिस, मतलब इनजस्टिस जो हुआ है उसको जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे। ये अगर गलत हुआ तो अगर पैसा उसने अर्न किया है गलत तरीके से, चोर डाकू मार के अर्न कर लिया है किसी को, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा उससे लेके जो वाकई जो जो काबिलियत रखता है, जिसको पैसा होना चाहिए वो पैसा दिया गया है, उसको दिया जाएगा, स्टेट करेगा। और अगर ये, अगर उसके ट्रांसफर में भी अगर कोई दिक्कत हुआ, सपोज करो दो भाई है, एक भाई में उसने क्या किया, अपने माँ बाप को मतलब जहर दे के मारा और हाथ पर ठेपा लगवा लिया, मतलब हाथ पर जो थंब इंप्रेशन होता लगवा लिया और गलत तरीके से पैसा अर्न कर लिया या अब होल्ड ट्रांसफर करा लिया, तो ये स्टेट करेगा कि ये जो चीज है वो गलत है, मतलब कोर्ट जो भी करेगा करके उसको रेक्टिफाई करवा लिया। समझ में आया पॉइंट ये सबको? एवरीबॉडी, दिस वन, दिस होल थ्योरी जिन्होंने, उन्होंने यूटोपिया वगैरह, मतलब अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में उन्होंने जो दिया है, दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आपका इंटाइटलमेंट थ्योरी। समझ में आया कौशिक ये पॉइंट? अबू क्लियर है ये पॉइंट? एक बार कंफर्म करना इंटाइटलमेंट थ्योरी। अबू कौशिक दोनों बताइए आप लोग, बाकी सारे लोग, ज्योतिषमय, नोबो,
चलिए चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो। ये इंटाइटलमेंट थ्योरी हम लोग जॉन लॉक जो पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग जब इंटाइटलमेंट थ्योरी पढ़ेंगे ना जॉन लॉक की, उसमें भी डिस्कस करेंगे इसको। लिखो, द इंटाइटलमेंट थ्योरी, द इंटाइटलमेंट थ्योरी has been given by Robert Nozick, has been given by Robert Nozick. He stated that the rights come from the concept of entitlement. That is, the rights come from good Chetna. The rights come from the concept of entitlement. Comes from the concept of entitlement. In other words, one has right or claim to anything. In other words, one has right or claim to anything. One has right or claim to anything or one has right or claim to anything if one is entitled to it. If one is entitled to it. If one is entitled to it. Full stop. If justice means the distribution of rights, if justice means the distribution of right comma duties comma privileges comma duties comma privileges comma acquisitions acquisition etc. acquisition etc. then the idea of justice can be interpreted by then the idea of justice can be interpreted by then the idea of justice can be interpreted by the concept of can be interpreted by the concept of entitlement theory of justice. The concept of entitlement theory of justice. Entitlement theory of justice. Full stop. Robert Nozick, in his entitlement theory,
in his entitlement theory, stated that Robert Nozick in his entitlement theory stated that there are three principal or three major topics of holdings. There are three principal or three major topics of holdings. Three major topics of holdings. That is number one, a principle of justice in acquisitions. That is number one, a principle of justice in acquisitions. Principle of justice in acquisitions. Of justice in acquisition. Justice in acquisitions. दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर. प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर. प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर. एंड तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस. तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, प्रिंसिपल इन रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस. लिख लीजिए. सबसे पहला, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशंस. प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशंस. लिखो. In this principle, the initial acquisitions of property. In this principle, the initial acquisitions of property, the initial acquisition of property will be, principle of acquisition of property will be justified, on the basis of, an account of, how people, own that, property. That is, if that person, owns that property, via fair means, then the
the acquisition of property, then the acquisition of property is fair, then the acquisition of property is fair, and he is entitled to hold that property. Acquisition of property is fair and he is entitled to hold that property. Chalo, hold that property. चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर। लिखो, according to this principle, according to this principle, if a person holds a property, according to this principle, if a person holds the property which has been transferred to him by someone else, which has been transferred to him by someone else, transferred to him by someone else, then this can also be justified, this can only be also be justified in case if it is, in case if it is transferred in a fair ways, in case if it is transferred in a fair ways, in case if it is transferred in a fair ways. क्लियर है पॉइंट सबको, ये पॉइंट यहां तक, ट्रांसफर्ड इन ए फेयर वेज। And if someone else is entitled for that property, and if someone else is entitled for that property in place of him, if someone else has been transferred to that property in place of him, in place of him, then it should be transferred to him. It should be transferred to him who is legally authorized, या who is, या who should be authorized. ठीक है, who should be authorized. चलो लास्ट लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। ऑफ इनजस्टिस लिख लीजिए। This principle can only be applied, this principle can only be applied, can only be applied if the above two principle is not applied, if the above two principle is not applied. If the above two principle is not applied. According to this,
according to this, Robert Nozick stated that how the state should deal. Robert Nozick stated that how the state should deal with holdings, how the state should deal with holdings that are unjustly acquired. How the state should deal with holdings that are unjustly acquired, or transferred, comma, whether and how much victims should be compensated, how much victim can be compensated, and what rectification need to be done, ठीक है। मतलब क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, ये रॉबर्ट नॉजिक ने बताया है कि अगर भैया पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं हो रहा है, देन इन दिस केस में आपको क्या करने हैं, कैसे आप उसको जस्टिस को प्रोवाइड कराओगे। आप समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? एक बार देख लो, इसको पढ़ लो एक बार, अगर कुछ नहीं समझ में आया देन वी कैन डिस्कस। देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, जो लास्ट वाला प्रिंसिपल हमने बताया, इसको योगी जी बड़ा अच्छा तरह से अप्लाई करवा रहे हैं। यूपी में जो योगी जी हैं वो काफी अच्छे तरीके से अप्लाई करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, ऐसे पैसे जो माफिया, डॉन, गुंडे जो भी हैं वो अर्न करके रखे हुए हैं, जो अनजस्ट तरीकों से, किसी को मार के, किसी का लूट के, वो जो पैसा उन्होंने अर्न करके रखा हुआ है, उस पैसे को वापस दे रहे हैं किसको, जिनको जरूरत है। She is doing this one. समझ में आया पॉइंट ये सबको? एवरीबॉडी एक बार कंफर्म करना, ये क्लियर है कि नहीं सबको? एक बार कंफर्म बताइए, ये चीजें क्लियर है, देन वी कैन मूव एड। चलिए, हाँ चलो ठीक, चलो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक छोटा और है, उसको भी सुन ही लो, दैट इज द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म्स। देखो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर है, सुजना ओकिन का नाम लिया जाता है, सुजना ओकिन, और ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसाइजर ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसाइजर्स ऑफ रॉल्स। सिंपल सा ये क्या कहती है, ये एक ही चीज कहती है कि भैया रॉल्स ने जो किया है, सबको समान तौर पे उन्होंने सोसाइटी में कहा है कि ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कौन कौन सी चीजों को, जो सोसाइटी में जो चीजें, स्टेटस, प्रेस्टीज, पॉलिटिकल राइट्स, फाइन। आप ये जो चीजें कह रहे हो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये तो पहले आप अपने फैमिली को ही इग्नोर कर दिए।
फैमिली में ही तो इनजस्टिस है, इनइक्वालिटीज है। फैमिली के अंदर की बात है, आप बाहर में लोगों को दे रहे हो वो अलग बात है, पर फैमिली के अंदर जो इनजस्टिस है वही इक्वालिटी नहीं है। एक लेडी को, एक औरत को मेल के बराबर समझा ही नहीं जाता है, नहीं समझा जाता। अब जब फैमिली में ही दिक्कत है तो आपकी पूरी थ्योरी ही गलत है, क्योंकि इनजस्टिस तो घर से हो रही है ना। फीमेल बेसिकली क्या है, फीमेल को आप राइट ही नहीं दिए हो, उनको इक्वालिटी राइट है ही नहीं, उनको वोटिंग राइट नहीं था बहुत दिनों तक। बहुत कुछ ही दिनों पहले, कुछ साल पहले चालू हुआ है वोटिंग राइट फीमेल्स की अमेरिका वगैरह में। तो आप तो फैमिली को इग्नोर कर रहे हो ना, जहां पर इनजस्टिस एक्चुअल में है वो तो वहां पर वहीं पर है, जहां पर फीमेल्स को हमेशा नीचे समझा जाता है, उनको इक्वली राइट दिया ही नहीं जाता। तो आप कैसे एक बात कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशंस की, जो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वलिटी प्रिंसिपल के थ्रू। गेटिंग इट? दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ दिस सुजाना ओकिन्स। छोटा सा ही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, फीमेल को इंपॉर्टेंस देते हैं। लिख लो थोड़ा सा। द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, the feminist critics of Rawls theory of justice is Susanna Okin, He criticized Rawls. He criticized Rawls. He criticized Rawls and stated that Rawls ignored unequal condition of family. Rawls ignored unequal condition of family. Rawls ignored unequal condition of family. ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म भी लिख लो, उसको समझा देते हैं, समझाएंगे। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है? Susanna Ockins also criticized Rawls. Susanna Ockins also criticized Rawls and stated that everybody is equal, in original positions. Everybody is equal in original positions. But actually society is patriarchal. But actually society is patriarchal. But actually society is patriarchal. ये पॉइंट समझ में आया? देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या उन्होंने वो बोल रही है। पहला पॉइंट तो ठीक है, वो लेके भाई कैसे इक्वल सोसाइटी में, जब फैमिली में ही अनइक्वालिटीज है। दूसरा बोल रही है कि जो रॉल्स बोल रहे हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो ओरिजिनल पोजीशन है वो सब इक्वल होगा। पर कैसे इक्वल हो सकता है? सुजना ओकिन बोल रही है कि भाई ओरिजिनल पोजीशंस में सोसाइटी तो आपकी पैट्रियार्कल है, यहाँ पर फीमेल को तो नीचे रखा जाता है। फीमेल बेसिकली दे आर नॉट इन एट पार विद द मेल। हमेशा मेल मेंबर होता है वही जब से ज्यादा डोमिनेट करता है सोसाइटी में। तो ओरिजिनल पोजीशन में जब बोलो सब इक्वल है, कहाँ इक्वल है? उस समय भी तो फीमेल को एज ए मतलब लोअर सेक्शन ही समझा जाता है या जाता था। तो जो कहना कि ओरिजिनल पोजीशन में सब इक्वल है, ये भी एक भ्रम है। आर यू गेटिंग मी? दैट इज अबाउट द ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म्स। वो क्रिटिसाइज करते हैं दोनों रोल्स के दोनों कंसेप्ट को कि भैया सब कोई इक्वल है, वो गलत है। सोसाइटी में फैमिली में ही अनइक्वालिटीज है। और दूसरा वो जो ओरिजिनल पोजीशंस में कह रहे हैं कि सब इक्वल है, वो भी गलत है, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशंस में तो ऑलरेडी पैट्रियार्कल माइंडसेट है, तो वहां पर इक्वल होने का कोई कंडीशन मतलब ही नहीं है।
समझ में आया दोनों पॉइंट? सो इसको बस ऐसे लिख लो आप, दैट इज द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म्स ऑफ द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। यहां तक समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का क्रिटिसिज्म्स और उसके क्रिटिसिज्म्स के कंसेप्ट, कौन कौन क्रिटिसाइजर्स हैं, तो एक बार सम अप अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात किया था। सबसे पहले हमने कहा था कि कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, दूसरे जो आते हैं ऑब्वियस सी बात है मार्क्सिस्ट, तीसरे जो हैं लिबर्टेरियन टेरियन, एंड चौथे जो हैं आपके फेमिनिस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को सही से आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, इसके जो थे माइकल वॉल्जर एंड माइकल सैंडल, ये जो लिबर्टेरियन रॉबर्ट नोजिक, और ये हो गया सुजना ओकिंस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। टुमारो वी विल डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इन टुमारोज क्लास। कल आप लोग एक काम करना, प्रीवियस ईयर पेपर पोल साइंस का उठा के निकाल कर लेकर आना। अगर नहीं है तो ऑफिस से सबके पास होना चाहिए, सबको प्रीवियस ईयर पेपर मिला हुआ है यूपीएससी का, वो सब अपने संग लेकर आएंगे। या अगर हो सके तो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जिस ईयर में आया हुआ है वो लिख कर लाएंगे एक जगह। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन टुमारोज क्लास। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी कि वी विल गो थ्रू कल की, जो भी चीजें अभी तक हुई है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, प्लस इस टाइम भी जो आया हुआ है, वो सारा कुछ हम लोग इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें निकल रहा है कि नहीं। सुजना ओकिन, सुजीन ओकिन सब एक ही है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलता है आपके सैदुल। ठीक है, सुजना या सुसिन, ठीक है, सुसिन ओकिन, सॉरी यस सुसिन ओकिन्स। क्लियर है, समझ में आया? तो दोनों पर्सनल जो जो नाउन होता है वो आप किसी नाम से लिख सकते हो, सेंटेंस वही आना चाहिए, उनका अलग नाम कहीं और है, कुछ और दिया जाता है। खैर, इसको थोड़ा देखना और टुमारो वी विल डिस्कस सुजैन ओकिन। क्लियर है ये पॉइंट? तो कल का आप लोग पेपर लेकर आइएगा और वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। 1 मिनट, थोड़ा ये डिलेड रहता है तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चलो टेक केयर। ठीक है, चलो टेक केयर।